Changes in the features of Indian economy after independence. स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन. A new era began in India's history after its independence. स्वतंत्रता के पश्चात भारत के इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ. Obviously so, because the governance of India became the responsibility of its people. स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि भारत का शासन चलाना इसके अपने लोगों का उत्तरदायित्व हो गया. Unlike the British government, the aim of the government of India was to take India towards the higher levels of development and achieve welfare for all its citizens. ब्रिटिश सरकार से भिन्न भारत की सरकार का उद्देश्य भारत को विकास के ऊंचे स्तर पर ले जाना और इसके सभी नागरिकों का कल्याण करना था. By the year 2010, the government of India has completed more than 60 years of governing India. This is a long enough time to make an evaluation and accordingly describe the major features of Indian economy, which are as follows. वर्ष 2010 तक भारत सरकार भारत पर शासन के 60 से अधिक वर्ष पूरे कर चुकी है. मूल्यांकन करने का तथा उसी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करने का यह एक काफी लंबा समय है जो निम्न प्रकार है. पहला, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर. स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि. हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या का भारी दबाव. एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अस्तित्व. डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भरता. एंड प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, और विकास के लिए योजना बनाना. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन इन द फॉलोइंग वे. हम इनकी चर्चा निम्न प्रकार से एक एक करके करेंगे. सबसे पहला, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर. पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन. प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर की जाती है. कहने का मतलब, मान लीजिए आपके नेशन का इनकम है 100 रुपए और इसका पॉपुलेशन है 10, तो आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो जो आपका पर कैपिटा इनकम होगा वो होगा ₹10 पर पर्सन. Income of an individual is a major indicator of his or her standard of living. Per capita income gives the idea of income earned on an average by an individual in the economy in a year. India's per capita income for the year 2009-10 was rupees 33,731. This comes out to be around 2,811 rupees per month. That is 33,731 divided by 12, which is 2,811 rupees. एक व्यक्ति की आय उसके रहन सहन के स्तर का मुख्य सूचक है. प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय का बोध कराती है. भारत की वर्ष 2009-2010 की प्रति व्यक्ति आय 33,731 रुपए थी. यह लगभग 2,811 रुपए मासिक आती है. अर्थात 33,731 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा 2,811 रुपए प्रति माह. The amount is very low to lead a decent life. A person needs a room to live, clothes and dress materials to wear, and food to eat. All these things have to be purchased from the market by paying some price. Even if a person has his or her parental house to stay, where he or she does not pay any rent, still he or she needs to buy clothes and foods for him or herself. Since
price of food grains, vegetables, clothes, etc. are so high. Think rupees 2,811 is sufficient to meet these expenditures. यह राशि एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत कम है। एक व्यक्ति को रहने के लिए एक कमरा, पहनने के लिए कपड़े और पोशाक की सामग्री तथा खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं बाजार से कुछ कीमत का भुगतान कर खरीदी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए उसका पैतृक मकान है, वह किराए का भुगतान नहीं करता, फिर भी उसे अपने लिए कपड़े और भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि खाद्यान्न, सब्जी, कपड़े आदि की कीमत ऊंची है, क्या आप समझते हैं कि 2,811 रुपए में इन खर्चों को पूरा करने के लिए काफी है? तो अगर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो आपका देश का ग्रोथ होगा। भारत में पर कैपिटा इनकम सन 2009-10 में 2,811 रुपया प्रति माह आंका गया था, इसलिए ये सही नहीं है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ये बहुत ही कम है जितना होना चाहिए था। सेकेंड, स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि। India's per capita income is not only low but also growing very slowly. Growth refers to increase over time. Why we want our income to increase every year? There are few reasons for it. भारत में प्रति व्यक्ति आय न केवल कम है किंतु बहुत धीमी गति से भी बढ़ रही है। संवृद्धि या वृद्धि से अभिप्राय समय के साथ साथ वृद्धि है। हम क्यों चाहते हैं कि हमारा आय प्रति वर्ष बढ़े? इसके कुछ कारण हैं। तो चलिए आइए हम लोग इन कारणों को पढ़ें कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि हमारा इनकम बढ़े। फर्स्ट, आवर वांट्स आर इंक्रीजिंग as we grow over time. In order to satisfy the extra wants, we need more income. Take, for example, your own case. Don't you want to watch a movie in a cinema hall? Don't you want to wear nice dresses? Don't you want to eat in a hotel? Don't you want to watch IPL cricket match in a stadium? Don't you want to study in a college? Don't you want a mobile phone for yourself, etc.? The list could go endless. But these things are not available free of cost. So you need more income than before to satisfy these wants. प्रथम, हमारी मांग समय के साथ साथ बढ़ रही है। अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें अधिक आय की आवश्यकता होती है। अपना ही उदाहरण लीजिए। क्या आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना नहीं चाहते? क्या आप अच्छे कपड़ा नहीं पहनना चाहते? क्या आप एक होटल में खाना खाना नहीं चाहते? क्या आप एक स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट मैच नहीं देखना चाहते? क्या आप एक महाविद्यालय में पढ़ना नहीं चाहते? क्या आप अपने लिए एक मोबाइल फोन नहीं चाहते? आदि। यह सूची अंतहीन हो सकती है। अंतहीन होना मतलब एंडलेस। किंतु ये वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त नहीं होती, इसलिए इन आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए आपको पहले से अधिक आय की आवश्यकता होती है। Second, another reason for earning more income is that the prices of goods you buy in the market are also increasing. द्वितीय, अधिक आय कमाने का दूसरा कारण यह है कि जो वस्तुएं आप बाजार में खरीदते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। So, you may have to pay more money for the same goods and services you consume. Recently, the prices of petrol and diesels were increased. In Delhi, the prices was increased by around rupees 5 per litre. Suppose a person runs a truck from Delhi to Simla carrying shoes. He sells shoes in Simla market at the rate of 300 rupees per pair. His expenditure on diesel before the rise in price was around 3,100 rupees per trip. But because of the price rise, his expenditure on diesel increased to say rupees 3,700. How he will manage this extra rupees 600?
One way is to increase the price of per pair shoes from 300 to rupees 325. If you are staying at Shimla and buying shoes, then you have to pay rupees 25 more for a pair than before. Where from you get this extra money, rupees 25? Your income must increase to adjust this increase in expenditure. Since you spend on other goods as well, and prices of other goods are also increasing in a similar fashion, your income must increase even faster. द्वितीय, अधिक आय कमाने का दूसरा कारण यह है कि जो वस्तुएं आप बाजार में खरीदते हो उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसलिए उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के लिए जिनका आप उपभोग करते हो आपको अधिक पैसा का भुगतान करना पड़ता है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी। दिल्ली में कीमतें लगभग 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई थी। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ट्रक में जूते भरकर दिल्ली से शिमला ले जाता है। वह शिमला के बाजार में प्रति जोड़ी 300 रुपए की दर से जूते बेचता है। कीमत बढ़ने से पहले उसका डीजल का खर्च लगभग 3100 रुपए प्रति फेरा था, किंतु कीमत बढ़ने के बाद उसका डीजल पर खर्च बढ़कर मान लीजिए 3700 रुपए हो गया। वह इन अतिरिक्त 600 रुपए का प्रबंध कैसे करेगा? एक तरीका तो यह है कि एक जोड़ी जूते की कीमत बढ़ाकर 300 से 325 कर दी जाए। यदि आप शिमला में रहकर जूते खरीदते हैं तो आपको एक जोड़ी जूती के लिए 25 रुपए अधिक देना पड़ेगा। ये 25 रुपए अधिक आप कहां से लाएंगे? खर्च में इस वृद्धि को पूरा करने के लिए आपकी इनकम आय कमाई में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि आपको और वस्तुओं पर भी खर्च करना होता है और दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी इसी प्रकार बढ़ रही हैं। आपकी कमाई में भी अधिक तीव्र गति से वृद्धि होनी चाहिए, किंतु विडंबना यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय इच्छित ढंग से नहीं बढ़ती। But ironically, the per capita income in India has not increased in the desired manner. We just told that India's per capita income was rupees 33,731 in the year 2009-10. Do you know what was the amount in the preceding year 2008-9? It was 31,801. This means income of an individual was increased by only rupees 1,930. What is the increase per month? It was around rupees 160 per month. Is this amount sufficient for you to meet the extra expenditure on various goods due to rise in price? Remember that you have to pay extra rupees 25 for shoes only. These are so many things you need for which you have to pay more. So increase of rupees 160 is not just enough to satisfy your existing wants. What to talk of satisfying increase in wants? We reproduce the data on per capita income in the table below given economic survey. हमने अभी बताया कि वर्ष 2009-2010 में प्रति व्यक्ति कमाई, प्रति व्यक्ति आय 33,731 रुपए थी। क्या आप जानते हो कि पिछले वर्ष 2008-2009 में यह राशि क्या थी? यह राशि थी 31,801 रुपए। इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति की आय केवल 1,930 रुपए बढ़ी। प्रति माह वृद्धि क्या है? यह लगभग 160 रुपए प्रति माह है। आप 1,930 को 12 से भाग कीजिए। क्या यह राशि कीमतों के वृद्धि के कारण आपके द्वारा बहुत सी वस्तुओं पर अधिक खर्च को पूरा करने के लिए काफी है? याद कीजिए कि आपको केवल जूतों पर 25 रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आपको बहुत सी अन्य वस्तुएं भी खरीदनी है, आपको उनकी भी आवश्यकता होती है जिनके लिए आपको अधिक भुगतान करना पड़ता है। इसलिए 160 रुपए की वृद्धि आपकी विद्यमान आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ी हुई आवश्यकताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? हम प्रति व्यक्ति आय पर आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दिए गए आंकड़े
निम्न सारणी में पूर्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, ये ईयर है 2008-9। पर कैपिटा इनकम 31,801, ये फर्स्ट ईयर है तो कोई ग्रोथ यहां पे नहीं होगा। 2009-10 पर कैपिटा इनकम 33,731, इससे इसको माइनस किए 160 रुपया का ग्रोथ हुआ। थर्ड, finally we want our income to grow because we may want to help each other at times of needs or to please each other. Let us not forget that we live in a society with our relatives, friends and others. We need each other's help and cooperation all the time. Have you ever helped a friend who was in need? You may want to help a poor person who wants food to eat. You may want to purchase a book for your needy friend. You may want to buy chocolates for your little brother or sisters. In all these cases, you need more money after taking care of your own needs. But if we are not able to earn more for ourselves to satisfy our own increase in wants, then how can we help others, which we want to do? तीसरा और अंतिम, हम अपनी कमाई में वृद्धि चाहते हैं, आय में वृद्धि चाहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना चाहते हैं या एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक समाज में अपने संबंधियों, मित्रों और अन्य व्यक्तियों के साथ रहते हैं। हमें हर समय एक दूसरे का सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है। क्या आपने आवश्यकता के समय किसी मित्र की सहायता की है? आप किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं जिसे खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। आपको अपने किसी मित्र के लिए आवश्यकता होने पर पुस्तक खरीदनी पड़ सकती है। आपको अपने छोटे भाई या बहन के लिए चॉकलेट खरीदने की आवश्यकता हो सकती है। इन सभी मामलों में आपको अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात और अधिक पैसे की आवश्यकता हो सकती है। किंतु यदि हम अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के लिए अधिक कमाई, आय नहीं कमा सकते, तो हम अन्य व्यक्तियों जिनकी हम सहायता करना चाहते हैं, उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या का भारी दबाव। इंडियाज इकोनॉमी इज ओवर पॉपुलेटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनाधिक्य है। जनाधिक्य होना मतलब ओवर पॉपुलेटेड होना। इट हैज ग्रोन बाय मोर देन 3 times इन लास्ट 60 years। पिछले 60 वर्ष में यह 3 गुनी से अधिक बढ़ चुकी है। At the time of independence in 1947, the population was 350 million. स्वतंत्रता के समय सन 1947 में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। According to 2011 census, India's population stands at 1.21 billion. सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और अभी हम लोग 2018 में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी भारत की जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर चुकी है। It is second only to China in the world and may even overtake China in future. विश्व में यह केवल चीन से दूसरे स्थान पर है और भविष्य में चीन से ऊपर भी जा सकती है। Why are we worried about high population? हम अधिक जनसंख्या से क्यों चिंतित हैं? Very simple, more people means more mouths to eat. सीधी सी बात है, अधिक व्यक्तियों से अभिप्राय खाने के लिए अधिक मुंह होंगे। This implies that more food grains to be produced. Since population is increasing every year, more food grains must be produced every year. This is not an easy task because the land area meant for cultivation is not increasing proportionately. यह इस बात का संकेत है
कि अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाए, क्योंकि हर वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हर वर्ष खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन होना चाहिए। यह आसान कार्य नहीं है, क्योंकि कृषि के लिए भूमि के क्षेत्र में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन खेती करने के लिए जो जमीन है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ाया जा रहा है। So, if the food production does not match with increase in population, then availability of food grain per head or per capita supply of food grain will fall. Taking the whole of India as one family, this further means that each member of the family will have less food to eat. Is it not alarming? इसलिए खाद्यान्नों का उत्पादन जनसंख्या में वृद्धि से मेल नहीं खाता, तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता घट जाएगी। संपूर्ण भारत को एक परिवार मानकर यह कह सकते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए खाने के लिए कम भोजन मिलेगा। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है? Besides food, more population mean more clothes, more expenditure in education and health services, more houses, roads and whatnot. Who will provide it? Is our government bestowed with sufficient resources to provide all these facilities? Maybe not. Otherwise, these would not have been slums in cities and beggars on the street. भोजन के अतिरिक्त अधिक जनसंख्या के लिए अधिक वस्त्र, अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक मकानों, सड़कों और किस वस्तु की आवश्यकता नहीं है? इन्हें कौन उपलब्ध कराएगा? क्या हमारी सरकार के पास इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन है? शायद नहीं। वरना शहरों में मलिनावास तथा सड़कों पर भिखारी नहीं होते। The positive thing about India's population is that the number of young people is very high as compared to other nations in the world. About half of India's population is in the age group of 0 to 25 years. Around 78.5 crore out of 121 crore people belong to below 35 years of age. What does it mean? Youth are full of energy and strength and expected to perform better as they have the ability to work more. It also indicates low dependency ratio. भारतीय जनसंख्या के विषय में सकारात्मक बात यह है कि युवक की संख्या संसार के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। लगभग आधी संख्या 0 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में है। 121 करोड़ में से लगभग 78.5 करोड़ व्यक्ति 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इससे क्या अभिप्राय है? युवक ऊर्जा और शक्ति से पूर्ण होते हैं और उनसे बेहतर कार्य करने की आशा की जाती है, क्योंकि उनमें अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। यह निम्न आलंबन या आश्रित अनुपात का भी सूचक है। Do you know which are the 3 most populous states in India? They are Uttar Pradesh, followed by Maharashtra and then Bihar. It is interesting to know that the population of Uttar Pradesh is almost equal to that of Brazil, which is one of the largest countries in the world as per land area. While Maharashtra's population is equal to that of Mexico, see the table 2.2 below to verify this table. In fact, total of India's population almost equals the combined population of USA, Japan, Indonesia, Pakistan and Bangladesh. So what is the table? Population of India and states as per census 2011 in crores. UP 19.9 crores, Brazil 19.07 crore. You can see that UP has more population than Brazil. Maharashtra 11.2 crore, Mexico 11.2 crore in the year 2011, and India in the year 2011 is 121 crore. We are in 2080
It's 130 crore plus. क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? वे हैं उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर बिहार। यह जानना रुचिकर है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग ब्राजील की जनसंख्या के बराबर है, जो भूमि के क्षेत्र के अनुसार संसार के बड़े देशों में से एक है, जबकि महाराष्ट्र की जनसंख्या मैक्सिको की जनसंख्या के बराबर है। इसे प्रमाणित करने के लिए ये जो सारणी है, ये टेबल हम लोग देखे थे। वास्तव में भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या को मिलाकर लगभग उसके बराबर है। मतलब अगर आप यूएस, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब के पॉपुलेशन को मिला दें तो भी भारत की पॉपुलेशन उससे ज्यादा ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर 4, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अस्तित्व। पॉवर्टी मतलब गरीबी। Nearly 1/3 of the world's poor live in India. संसार के लगभग 1/3 गरीब लोग भारत में रहते हैं। See the beggars on the street, the slums in towns and cities, children working on the fields or in the street side dhabas or employed in houses or in factories, etc. These are visuals of poverty in the country. See table 3, this one. More than 30 crores of India population suffer from poverty, which is about 27.5% of the total population. This one. Out of these, more than 22 crores lives in rural area. The rest live in urban areas, that is towns and cities. संसार के लगभग 1/3 गरीब लोग भारत में रहते हैं। सड़कों पर भिखारियों को देखिए। कस्बों और शहरों में मलिनावासों मतलब स्लम्स, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। बच्चों का खेतों में या गली के ढाबों में या दूसरों के घरों में या फैक्ट्रियों आदि में काम करना, ये देश में गरीबी का चिन्ह है। जिस देश में बच्चे काम करेंगे वह देश गरीब माना जाता है। नीचे जो सारणी है, ये टेबल, उसे देखिए। भारत की 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 27.5% है। इनमें से 20 करोड़ से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शेष शहरी क्षेत्रों अर्थात कस्बों और शहरों में रहते हैं। नेक्स्ट, among various states of India, Orissa is the most affected by poverty because the percentage of poor people out of its total population is 46, which is the highest among all these states. It is followed by Chhattisgarh, then Bihar. In terms of poor people, UP has the maximum number of poor people. Look at Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. They are among the least affected by poverty because percentage of poor people in these states is lower as compared to Orissa, Bihar and Uttar Pradesh. भारत के विभिन्न राज्यों में उड़ीसा सबसे अधिक गरीबी से ग्रस्त है, क्योंकि इसकी कुल जनसंख्या के 46% लोग गरीब हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ और फिर बिहार आता है। गरीब लोगों की संख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या अधिकतम है। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश को देखो, वे गरीब से सबसे कम प्रभावित हैं, क्योंकि इन राज्यों में गरीब लोगों का प्रतिशत उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में कम है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ऑल इंडिया, सबको मिला के ऑल इंडिया। इसमें बहुत सारे स्टेट को नहीं भी लिया गया है। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल, टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल। उड़ीसा में टोटल 179 लाख पुअर पीपल है।
जो कि उसके 46% पॉपुलेशन का है। छत्तीसगढ़ में 91 लाख पुअर पीपल विच इज 41%। ये जो परसेंटेज है ये किसका परसेंटेज है? यहां रहने वाले लोग। कहने का मतलब मान लीजिए अगर 100 लोग यहां पर हैं उड़ीसा में तो 46 लोग गरीब हैं। ये इसका परसेंटेज है। बिहार 369 लाख पुअर पीपल 41%। उत्तर प्रदेश 590 lakhs 35%। आंध्र प्रदेश 16% 126 lakhs। हरियाणा 14% 32 lakhs। पंजाब 8% 22 लाख। कहने का मतलब जितने लोग हैं प्रति 100 व्यक्ति में उड़ीसा में 46 लोग गरीब हैं। पंजाब में प्रति 100 व्यक्ति में 8 लोग गरीब हैं। टोटल 22 लाख लोग, ये उनका टोटल पॉपुलेशन में गरीबी, इतने गरीब हैं। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 3017 लाख लोग गरीब हैं, जो कि 30 करोड़ से ज्यादा होता है। अगर मैं इसको रेशियो में बताऊं परसेंटेज में, तो अगर भारत में 100 लोग हैं तो लगभग 27.5 लोग, 28 लोग गरीब हैं। ये जितना डेटा है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है। When you study table, what do you make out? जब आप सारणी, टेबल को सारणी कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? Percentage of poor people tells about how many percent out of hundreds are poor, while total number of poor people is the absolute number. See that Orissa has 179 lakh poor people, which is very less than 590 lakh in UP. But in Odisha, nearly 46 out of every 100 people are poor, while in UP, 35 out of every 100 people are poor. Because UP's total population is higher than that of Odisha, the absolute number of poor people is also higher in UP than Odisha. Because of higher percentage, Odisha is more affected by poverty than UP. गरीब लोगों का प्रतिशत बताता है कि 100 व्यक्तियों में से कितने गरीब हैं, जबकि गरीबों का कुल संख्या निरपेक्ष संख्या है। देखिए कि उड़ीसा में 179 लाख गरीब व्यक्ति हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के 590 लाख गरीब व्यक्तियों से बहुत कम है। किंतु उड़ीसा में प्रति 100 व्यक्तियों में से 46 गरीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति 100 व्यक्तियों में से 35 गरीब हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या उड़ीसा से अधिक है, गरीब लोगों की निरपेक्ष संख्या भी उत्तर प्रदेश में उड़ीसा से अधिक है। अधिक प्रतिशत होने के कारण उत्तर प्रदेश से अधिक गरीबी ग्रस्त है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत उत्तर प्रदेश में लोग गरीब हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है संख्या के माध्यम से, लेकिन परसेंटेज के माध्यम से ये किसका ज्यादा है? उड़ीसा में। Poverty is a curse on humanity. A poor person cannot afford his or her daily needs or necessity to buy from the market. He or she is not able to eat even 2 square meals a day, nor she or he can wear proper clothes. A poor person has no shelter to live or has kacha house. It is difficult for him or her to get education, healthcare, etc. Why does this happen? There could be many reasons. गरीबी मनुष्यता पर एक अभिशाप है। अभिशाप होना मतलब कर्स होना। एक गरीब व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं या अनिवार्यताओं को बाजार से खरीदने में समर्थ नहीं हो सकता। वह दिन में 2 वक्त का भोजन करने का योग्य भी नहीं है और न ही वह उचित वस्त्र पहन सकता है। एक गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिए आश्रय नहीं है या कच्चा मकान है। उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना,
स्वास्थ्य की रक्षा करना कठिन है। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, तो चलिए इनके कारणों को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, a person affected by poverty is either unemployed or earn very small amount of income from his or her current occupation, which is insufficient to fulfill his or her basic needs. प्रथम, गरीबी से ग्रस्त व्यक्ति या तो बेरोजगार है या अपने वर्तमान व्यवसाय से बहुत कम आय प्राप्त करता है, जो उसकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। Second, the person must be subjected to exploitation by others on the basis of caste or religion or gender. द्वितीय, उस व्यक्ति का दूसरे के द्वारा जाति, धर्म या लिंग के आधार पर शोषण किया जा रहा है। Third, the person has become poor because he or she has not got any property in the form of land or house, etc. Those who have inherited property from their ancestors enjoy certain advantages over others who do not have property. तृतीय, व्यक्ति गरीब इसलिए हो गया है क्योंकि उसके पास भूमि या मकान आदि के रूप में कोई संपत्ति नहीं है। जिन लोगों को उत्तराधिकार में अपने पूर्वजों से संपत्ति मिली है, उन्हें दूसरे लोगों की अपेक्षा जिनके पास संपत्ति नहीं है कुछ लाभ प्राप्त है। Fourth, perhaps the efforts of the government have not been effective. Corruption and slow pace of decision making in governments are obstacles in removing poverty. However, existence of poverty is not the failure of the government alone, but also failure of the people and society at large, who should help each other and cooperate so that everyone can lead a decent life. We will discuss the concept of poverty and various steps taken by the government to remove poverty in further unit. चौथा, शायद सरकार के प्रयास प्रभावपूर्ण नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार, निर्णय लेने में विलंब, सरकार द्वारा गरीबी दूर करने में रुकावट रहे हैं। तथापि गरीबी का अस्तित्व केवल सरकार की ही असफलता नहीं है, किंतु व्यक्तियों और समाज को भी असफलता है, जिन्हें एक दूसरे की सहायता और सहयोग करना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उत्तम जीवन बिता सके। हम गरीबी की अवधारणा और सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों के विषय में आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजन हुआ था, क्या क्या होने से गरीबी दूर हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इसका हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं कृषि पर निर्भरता। In an economy, people pursue various activities to earn their livelihood, such as agriculture, industry and services. We will study this in detail in next lesson. इसके बाद में हम लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस के ऊपर डिटेल में पढ़े हैं। आगे के वीडियो में और भी डिटेल में बताया गया है। Indian economy has been traditionally based on agriculture. In 1951, at the beginning of first plan, more than 70% of the population were engaged in agriculture and related activities. Even if this has come down, still 60% of the population is still dependent on agriculture at the beginning of 21st century, that is year 2001. किसी अर्थव्यवस्था में अपनी आजीविका कमाने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कृषि, उद्योग और सेवाएं। इसका अध्ययन हम लोग आगे के वीडियोस में विस्तार से करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से कृषि पर निर्धारित है। सन 1951 में पहली योजना के प्रारंभ में 70% से अधिक लोग कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगे हुए थे। यद्यपि यह प्रतिशत कम हो गया है, अब भी 21वीं शताब्दी के आरंभ में अर्थात वर्ष 2001 में जनसंख्या का लगभग 60% भाग कृषि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकास के लिए योजना बनाना।
A major feature of Indian economy after independence has been its consistent effort to achieve development through the process of economic planning. This is a very positive phenomena going on for the past 60 years. The Government of India adopted 5-year plans beginning with the first 5-year plan in 1951. The duration of this plan was 1951 to 1956. Accordingly, the second 5-year plan began in the year 1956 and ended in 1961 and so on. See the table 4, which we'll study later, just after explaining these below to know the time period of different plans in India. स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया द्वारा विकास की प्राप्ति का लगातार प्रयास करना मुख्य विशेषता रही है। पिछले 60 वर्षों से यह एक बहुत ही सकारात्मक घटना रही है। भारत सरकार ने सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ कर पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। पहली योजना की अवधि सन 1951 से सन 1956 थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब हुआ हर 5 साल में नया प्लान किया गया कि चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सके। 5 साल के लिए बजट बनाया जाता है, किस किस क्षेत्र में पैसा लगाना है इसका आकलन किया जाता है। इसी के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 में आरंभ हुई तथा सन 1961 में समाप्त हुई और इसी प्रकार भारत में विभिन्न योजनाओं की समय अवधि जानने के लिए नीचे सारणी को देखें। तो चलिए आइए हम लोग उस टेबल को देखते हैं जिस टेबल के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये रहा टेबल। अब चलिए इस टेबल को देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। देखिए ये प्लान्स है, 5 इयर्स प्लान्स होता है, 5 इयर्स प्लान्स जनरली। प्लान पीरियड पहला 1951 से 56, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। एक्चुअली ये होता है इस तरह से 51, 52, ठीक है, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, ठीक है। क्योंकि भारत में जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैसे होता है, अगर मैं 51, 52 कर लूं तो ये स्टार्ट होगा 1 मार्च 1951 टू 1 अप्रैल होगा ये, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 1952, ठीक है। अब सिंपल हुआ, कोई भी ईयर का 1 अप्रैल, जैसे अभी 2018 में मैं हूं तो ये जो अकाउंटिंग ईयर अभी मंथ चल रहा है फरवरी 2018, तो ये जो अकाउंटिंग ईयर हुआ ये क्या हुआ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ठीक है। इस तरह से भारत में चलता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 से 61, थर्ड 1961 से 66, फिर क्या हुआ एनुअल प्लान आया एक एक साल का, फिर फोर्थ 1969 से 74, फिफ्थ 1974 से 79, फिर एक एनुअल प्लान आया, फिर सिक्स 1980 से 85, 1985 से 1990, फिर 2 एनुअल प्लान, फिर एट्थ 1992 से 97, नाइन्थ 1997 से 2002, 2002 से 2007 तक 10th, 2007 से 2012 तक 11th। तो ये एक टेबल है, इसमें 1, 2, 3 बार आप देख पा रहे हैं एक एक साल का एनुअल प्लान, मतलब 1 साल का प्लान, ठीक है हुआ। और बहुत बार या अधिकतम आप देख पा रहे हैं कि पंचवर्षीय ये हुआ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स टू मेक प्रिपरेशन टू डू समथिंग इन फ्यूचर। इट कुड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू अचीव सम टारगेट यू हैव फिक्स्ड। नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन से अभिप्राय भविष्य में कुछ करने के लिए तैयारी करना है। इसका तात्पर्य आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की समस्या को हल करने से है। You can take your own example. Suppose you have to appear for your 10th class examination next year. Say you have 10 months time from today. How will you go about it? Obviously, you will prepare in a systematic manner to achieve your target, that is, passing the examination and also with good score. In order to realize this, your preparation will include the following. आप स्वयं अपना उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपको अगले वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा देनी है।
मान लीजिए आज से आपके पास 10 महीने का समय है। आप इसके लिए क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक क्रमबद्ध ढंग से तैयारी करेंगे। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक, अर्थात अपनी परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी तैयारी में निम्न बातें शामिल होंगी। क्या बातें होंगी वो? सबसे पहला, अरेंजिंग मनी टू परचेज बुक्स, पुस्तकें खरीदने के लिए मुद्रा पैसे का प्रबंध करना। अलोकेटिंग टाइम एवरी डे फॉर स्टडी एंड अदर वर्क्स, प्रतिदिन पढ़ने और दूसरे कार्य के लिए समय का आवंटन करना। आवंटन करने का मतलब होता है अलोकेट करना। Allocating time for each subject every year, that is economics, mathematics, biology, Hindi, English, etc. प्रतिदिन प्रत्येक विषय अर्थात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, गणित मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी, हिंदी अंग्रेजी इत्यादि के लिए समय का आवंटन करना। फोर्थ, इवैल्यूएटिंग योर प्रिपरेशन आफ्टर से ईच मंथ और एवरी 2 or 3 months, अपनी तैयारी का प्रति माह या प्रति 2 या 3 माह में मूल्यांकन करना। Similarly, the government of India has been planning to solve its economic as well as various other problems. Planning is necessary because the problems are not easy to solve in a day or two. Take for example the problem of increasing production of food grains. It requires allocation of resources in the form of manpower, raw material, machinery, money, etc., which must be used in proper manner so that there are minimum wastage. Similarly, there are many other problems as well, such as problems of giving employment or jobs to so many young people every year, problem of improving the standard of living of poor people, providing safe drinking water to rural population, building roads to connect different villages and towns of India, etc. You can count thousands of such problems. इसी प्रकार भारत सरकार अपनी आर्थिक और दूसरी समस्याओं को हल करने के लिए योजना बनाती रही है। नियोजन अनिवार्य है क्योंकि समस्याओं का हल 1 या 2 दिन में आसानी से नहीं किया जा सकता। खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने की समस्या का उदाहरण लीजिए। अगर आपको फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसमें संसाधनों के, मानव शक्ति, कच्चा माल, मशीनें, पैसा आदि के रूप में आवंटन की आवश्यकता है, जिनका उचित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी कम से कम बर्बादी हो। इसी प्रकार बहुत सी अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे प्रत्येक वर्ष बहुत से युवक को रोजगार या नौकरी देने की समस्या, गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की समस्या, ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, भारत के विभिन्न गांव और कस्बों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करना आदि। आप इस प्रकार की अन्य हजारों समस्या गिन सकते हैं। Next, India has adopted 5-year plans so that at the beginning of the particular plan it declares as to which problem should be taken up in the coming 5 years, and at the end of the term reviews the whole situation and the progress made in that direction. In the table 19.4 जो हमारा पहले हम लोग देख चुके हैं, above the time period of the 5 years plans are given. We have completed 10 5 years plans. The 11th plans will be over in 2012. You can see that during the plan period 1966 to 69 there was no 5-year plan but merely annual plans. ये annual plans क्या है ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 annual plans हुए थे। अब इसका मतलब पहले हम लोग समझते हैं। चलिए आइए इसका हिंदी अनुवाद देखें। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हैं ताकि किसी विशेष योजना के आरंभ में यह घोषणा की जा सके कि आने वाले 5 वर्षों में कौन सी समस्याएं लेनी है और समय अवधि के अंत में संपूर्ण स्थिति और उस दिशा में की गई उन्नति का पुनरावलोकन का मतलब होता है उसको रिव्यू करना किया जा सके। उपयुक्त सारणी में पंचवर्षीय योजनाओं की समय अवधि दी गई है।
हमने 10 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर ली हैं। 11वीं योजना वर्ष 2012 में पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सन 1966 से 1969 की अवधि में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, केवल वार्षिक योजनाएं थीं। This was because of lack of monetary and other resources to run a 5-year plan. Why did this happen? It happened because India fought wars against China in 1962 and against Pakistan in 1965, for which the government had to divert its resources to fight these wars. India also faced drought situation which decreased our agricultural production in this period. So it was difficult to go for a 5-year plan and India had to manage with annual plans. When the situation got better, it restarted 5-year plan in 1969 with the 4th plan. In 1979, there was a change of government in the center. So the 6th plan was started in 1980 and the period 1979 to 80 was converted to annual plan. यह पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए मौद्रिक और अन्य संसाधनों की कमी के कारण हुआ। क्या? वार्षिक योजना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने सन 1962 में और 1965 में, 62 में चीन से और 65 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, जिसके लिए सरकार को अपने संसाधनों को हटाकर इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए लगाना पड़ा। भारत को सूखे की स्थिति का भी सामना करना पड़ा, जिसने इस अवधि में हमारा कृषि में उत्पादन कम कर दिया। इसलिए पंचवर्षीय योजना चलाना कठिन था और भारत को वार्षिक योजनाओं से काम चलाना पड़ा। जब स्थिति बेहतर हो गई तो सन 1969 में दोबारा पंचवर्षीय योजनाएं, चौथी पंचवर्षीय योजनाएं के साथ पुनः आरंभ की। सन 1979 में केंद्र सरकार बदल गई थी, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में प्रारंभ की गई और वर्ष 1979-1980 को वार्षिक योजना में बदल दिया गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर्स ऑन प्लान्स। योजनाओं पर खर्च, खर्च को हम लोग व्यय भी कहते हैं। In each and every plan, the government allocates resources to various areas such as agriculture, industry, education, health, transport and communication, community development and other social sectors. The aim is to use the given resources earmarked for the said area for its development as per the target fixed by the government for the said period. For example, the resources of agriculture can be used for improving productivity of land, extending irrigation facilities, etc. Similarly, the resources for education can be used for construction of school buildings, granting scholarships to meritorious students, etc. and so on. We can express the resources in rupee terms. In the first 5-year plan, a total of rupees 2070 crores were allocated to meet the expenditures on various sectors. In the 11th 5-year plan, which is going to be completed in the year 2012, a total sum of 36,44,718 crores has been proposed to meet expenditures on different areas. We are in 2018 right now and it has crossed more than this amount. Some of the reasons for manifold increase in the amount of expenditure from the first plan to 11th plan are increase in population, increase in bonds and increase in prices in the markets. योजनाओं पर खर्च। प्रत्येक योजना में सरकार संसाधनों का आवंटन विभिन्न क्षेत्र को जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, सामुदायिक विकास और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में करती है। इसका उद्देश्य दिए गए संसाधनों को उस अवधि में सरकार द्वारा निश्चित किए गए क्षेत्र के विकास के लक्ष्यों के लिए प्रयोग करने से है। उदाहरण के लिए कृषि के संसाधनों का प्रयोग भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने आदि के लिए किया जा सकता है।
इसी प्रकार शिक्षा के लिए संसाधनों का प्रयोग स्कूल की इमारत बनवाने, प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, डिस्काउंट भी कहते हैं इसको, पर किया जा सकता है। हम संसाधनों को रुपए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में कुल राशि 2070 करोड़ रुपए विभिन्न क्षेत्रों का खर्च पूरा करने के लिए दिए गए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वर्ष 2012 में पूरी हुई, विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए 36,44,718 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। पहली योजना से 11वीं योजना में खर्च में बहुत अधिक वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। पहला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, इंक्रीज इन वांट्स, आवश्यकताओं में वृद्धि। तीसरा, इंक्रीज इन प्राइसेस इन द मार्केट, बाजार में कीमतों में वृद्धि।